रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है धमतरी से। बता दें, जहां धमतरी में आज मुस्लिम समाज के लोग कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और प्रशासन से शिकायत की है। उनका कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया में उनके कई लोगों के नाम फर्जी आवेदन के जरिए मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। इससे समाज में गुस्सा और चिंता लगातार फैल रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये भी कहना है कि मगर लोड क्षेत्र से करीब 12 और नवागांव से लगभग 150 मुस्लिम लोगों के नाम हटाए गए हैं। उनके अनुसार ये सभी आवेदन फर्जी हैं और जानबूझकर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग भी की है। बता दें, इस मामले पर जिला प्रशासन ने यह साफ कहा कि पूरी जांच की जाएगी। यदि कोई गड़बड़ी पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। साथ ही प्रशासन ने भरोसा भी दिलाया है कि हर मामले की सही तरीके से जांच की जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया की अंतिम तिथि 14 फरवरी है, इसीलिए समय कम होने की वजह से मुस्लिम समाज में चिंता और नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। लोग चाहते हैं कि उनके नाम सही तरीके से मतदाता सूची में बने रहें और किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। जिस तरीके से बिहार और अन्य राज्यों में मुस्लिमों के और बहुत से लोग को नाम काट दिया गया है मतदाता सूची से, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ को भी बिहार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें निर्वाचन अधिकारी की ही जवाबदारी बनती है, जिला प्रशासन की जवाबदारी बनती है कि इतने गंभीर मुद्दे को ऐसे ही छोड़ दिए है। हमारे अधारी नवागांव से 150 लोग, तकरीबन 150 लोगों का मुस्लिमों का नाम है, जिसका फर्जी शिकायत करके नाम काटने के आवेदन दिए गए फॉर्म 7 के तहत। इसके अलावा मगल रोड के पूरे मतदाताओं का नाम फॉर्म 7 के तहत नाम काटने का आवेदन दिया गया है। यहाँ पर अभी एसआईआर के तहत जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें नाम कटवाने के लिए करके फॉर्म 7 जमा करने के लिए साजिश के तहत मुस्लिम समाज के बहुत से लोगों का नाम को कुछ लोगों के द्वारा फॉर्म 7 एक साथ जमा करके नाम कटवाने की साजिश की जा रही है। इसमें नवागांव की एक महिला जो कि जीवित है, उसके नाम से किसी ने ये लिया है कि ये मृत हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है, इनका नाम काटा जाए, जबकि वो यहाँ पर हाजिर हुई है कलेक्टर महोदय के सामने। वो ये बता रही है कि मैं जीवित हूँ, मेरा नाम काटने के लिए आवेदन दिया गया है। अभी एसआईआर का काम चल रहा है और उसी से रिलेटेड जो है अभी हमको ज्ञापन दिया गया है कि वहाँ पे कुछ लोगों का जो नाम है वो कट गया है, या फिर को एक लेडीज का बता रहे हैं कि वो जीवित है लेकिन फिर भी उनको मृत बताया गया है। तो इसके संबंध में अभी तो हमको ज्ञापन प्राप्त हुआ है और ये इलेक्शन का वो है, तो ये इलेक्शन शाखा में आवेदन भेजी जाएगी और उस पर जो भी इनके जो पॉइंट्स हैं उस पर जांच किया जाएगा और उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई। देखिए, इसमें ये जो है ना, इसको जो ईआरओ होते हैं और एईआरओ होते हैं ना, वो पीठासीन होते हैं, वो सुनते हैं, तो उनके द्वारा जांच की जा रही है या नहीं की जा रही है, या कैसे उनकी सुनवाई का प्रोसीजर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर है दुर्ग जिले से। बता दें, दुर्ग के पीडब्ल्यूडी सभागार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अहम बैठक हुई है। करीब 2.5 घंटे चली बैठक में विकास योजनाओं, लंबित परियोजनाओं और नए प्रस्तावों पर चर्चाएं भी हुई है। बता दें, मुख्यमंत्री ने साफ बताया है कि प्राधिकरण को 80 करोड़ का बजट दिया गया है। साथ ही धान खरीदी की प्रक्रिया लगभग पूरी होने की जानकारी भी दी गई है। दुर्ग में आईटी पार्क के लिए 40 से अधिक कंपनियों से एएमयू भी हुआ है। साथ ही बता दें, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वहीं 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के लक्ष्य को भी दोहराया गया है। आज छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का बैठक दुर्ग की पावन भूमि में संपन्न हुई है। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, प्राधिकरण क्षेत्र के विधायकगण और सरकार के समस्त विभागों के अधिकारीगण, जिला के अधिकारीगण की उपस्थिति में ये विकास प्राधिकरण का बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है।
और प्राधिकरण को और कैसे आगे इसका उपयोग कर सके। आज पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण की बैठक है और ये नियमित चलने वाली बैठक है जो पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण में आने वाले 32 विधानसभा के विधायकों को आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ सभी स्थानीय सांसदों को, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्षों को बुलाया गया था और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बड़े बैठक में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 40 विभिन्न कंपनियों के मालिकों के द्वारा IIT भिलाई के साथ MOU किया है और इस महीने के अंत में जो दुर्ग में कामकाजी महिला हॉस्टल जिसको 25 साल के लिए IIT भिलाई ने लीज में लिया है, उसमें अपना काम चालू करने वाले हैं और आने वाले समय में एजुकेशन हब, आने वाले समय IIT के क्षेत्र में दुर्ग में बड़े काम होंगे। अभी 10 से 15 दिन की और है जो कि आप लोगों को फिर हम आमंत्रित करेंगे और उस IT पार्क जहां खुल रहा है, जिस भवन में एक बढ़िया अच्छा भवन है, बड़ा भवन है, 40 ऑफिस स्पेस है, उसके इनॉग्रेशन के लिए हम बस वेट कर रहे हैं। और फ्यूचर विजन में हमारा ये है कि 40 ऑफिस स्पेस से हम IT पार्क शुरू कर रहे हैं जो राज्य का पहला IT पार्क है और ऐसे और भी IT पार्क खोले जाएं जिसका विस्तार भी किया जाए और नवा रायपुर में भी एक बड़ा IT पार्क खोला जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। बलौदा थाना क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में बता दें भयंकर आग लग गई है। ये आग कोरबा बिलासपुर रोड पर स्थित राजू इलेक्ट्रॉनिक्स में लगी है। साथ ही आग इतनी तेज भी थी कि दुकान का लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया है। पूरे इलाके में धुआं और आग की लपटें फैल गई जिससे लोग डर गए हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट अभी बताई जा रही है। जैसे ही आपको बता दें आग लगी, स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने की सभी ने कोशिशें की हैं। सूचना मिलने पर डायल 112 और दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर आई हैं। आग को बुझाने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। साथ ही इस हादसे में एक दुखद घटना भी हो गई। 18 साल के राम देवांगन, आपको बता दें, जो बलौदा के रहने वाले थे, आग में झुलसने से उनकी मौत हो गई है। इस घटना से पूरे बलौदा क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज मंत्रालय में आपको बता दें एक बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगवा, विधि सचिव सुषमा सावंत, पुलिस महानिरीक्षक CID ध्रुव गुप्ता और आपको बता दें अतिरिक्त निदेशक अभियोजन KS गावस्कर भी शामिल थे। बैठक में पूर्व सरकार के दौरान राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक और कर्मचारी संगठनों के आंदोलनों के समय दर्ज किए गए मुकदमों पर चर्चाएं भी की गई हैं। बता दें इसमें राज्ञा उल्लंघन, लोक सेवक के कामों में बाधा और अन्य गंभीर धाराओं के मामले भी शामिल थे। उप समिति ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी मामलों को मंत्री परिषद के विचार और स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। साथ ही पहले से अनुशंसित मामलों की निगरानी और जल्दी निपटाने की सुनिश्चित करने के निर्देश भी उनको दे दिए गए हैं। साथ ही बता दें बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ये साफ कहा है कि लोकतांत्रिक विरोध का सम्मान हमेशा होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व सरकार ने कई मामलों में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों पर द्वेषपूर्ण रूप से मुकदमे दर्ज किए थे। अब ऐसे मामलों की समीक्षा करके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करते हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। बहुत सारे राजनीतिक प्रकरण वापस लिए गए हैं। राजनीतिक प्रकरणों में एक बहुत विशेष बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के नहीं, ये विभिन्न संगठन जिन्होंने उस समय अपने ग्रीवेंस के कारण सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, उन सारे ही संगठनों के, उन सारे ही उसमें कर्मचारियों के संगठन हैं, उन संगठनों के भी प्रकरण वापस लिए गए। उसमें दूसरे राजनीतिक दलों के भी ऐसे प्रकरण हैं जिनके प्रकरण वापस लिए गए। विशुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से अगर कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है तो उसकी पूरी जांच समितियां होती हैं। समितियों के उपरांत वो उप समिति के समक्ष रखा जाता है जिसमें निर्णय लिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से। बता दें जहां पर पंडो जनजाति समुदाय की जमीन पर कब्जे का मामला अब सामने आया है।
ग्रामीणों का ये साफ कहना है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग उनकी भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। पंडो समुदाय के लोग सरगुजा कलेक्टर से अपनी जमीन वापस दिलाने की लगातार गुहार भी लगा रहे हैं। साथ ही बता दें, मामला लखनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत माजा राजा कटेल का है। यहाँ बड़ी संख्या में पंडो और अन्य आदिवासी परिवार रहते थे, लेकिन आरोप ये भी है कि बिहार और झारखंड से आए विशेष समुदाय के लोग उनकी जमीन और सरकारी भूमि पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। गांव की मुख्य सड़क और खेत खलियान तक पर अब उनके पक्के मकान बन गए हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कुछ साल पहले विशेष समुदाय के लोग बकरी बेचने का झांसा देकर उनके घरों में पनाह ले लिए थे। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने दस्तावेज बनवा लिए और अब लगभग 200 लोग इस इलाके में रहने लगे हैं। ग्रामीणों ने यह साफ कहा है कि जब उन्होंने कब्जा रोकने की कोशिश की तो धमकियां भी दी गई हैं। उनका कहना है कि जमीन जिहाद के नाम पर उनकी पारंपरिक भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। अब पंडो समुदाय की मांग ये भी है कि प्रशासन उनकी जमीन वापस दिलाए और अनैतिक कब्जा रोके। बता, मैं राजेश पंडो हूँ। बता तो कैसे कैसे यहाँ कौन कौन कब्जा करता है, कैसे करता है? फर्स्ट में तो जमील हरियाइन बताते हैं सियानवन, उसके बाद में हुसैन मन आइन, सब पंडो मन की जमीन में है। मतलब कब्जा करीन है और वहाँ दिखवाती तो पूरा पंडो मन के नाम से ही निकले पट्टा अभिमान और बारिश से मन पट्टा बना ली। मतलब हमार जमीन है 5 एकड़ है, काकरो 7 एकड़ है, काकरो 4 एकड़ है टाइप के मतलब बनाई है। जमीन तो बनवाई सही सर। तो कहाँ का बस गई है पूरा? बसीन है पूरा पंडो मन की जमीन में। ये साइड दोनों साइड हैं। रोड साइड में रोड साइड में है सर। रोड हाँ रोड में माजा पूरा कोलार होगा पहुंच गए है ना। अच्छा, कितना की संख्या में हुई? लगभग उनके वोटर 100 150 200 पहुंच गए। हाँ 200 पहुंच। लाल गुलाब पंडो जाति। बताओ तो दादा, कैसे कैसे पूरा पंडो जनजाति के पूरा जमीन साहेब यहाँ कोई हमारे सियार मन रही एगो कोई साजा नहीं रही, खाली पंडो रही। और अभी आए के वही बाहरी वाला खान जी हैं, उमन आए के हमारे जमीन ला जबरदस्त कब्जा कर रखे। किधर कब्जा करी है? हमारे पूरा रोड के दिए अगल बगल में रही पंडो मन के दो साइड में, दो साइड ला तुरंत घर बना लेते हैं। और जाए क्या मन वहाँ कही देते कि काहे बना था यहाँ, चाहे मन कहते कि अरे हमार पट्टा हो गई, हमार नाम चला थे, जा जहाँ जाना है कहाँ। साहब वही का हमरा धमकी देते हैं, हमन कैसे करी। अब हमन तो जमीन चाहिए, हमन जमीन नहीं छोड़ा। मेरा नाम रतियानो और हमारा जमीन में मियाँ लगन पटा में घर बना के है। कैसे कब्जा करी नहीं मन? इसमें कब्जा करी है कोनो मामा फूफू इसने एक दिन देवा घर बनाए लेके कब्जा करके घर बना ले। अच्छा।